ये सो लास्ट 1 मंथ बाकी है। ओके 1 मंथ से पोस्टपोन हुई थी, बट अभी बहुत दिन नहीं बचे हैं, लास्ट 1 मंथ बाकी है फॉर योर एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स। सो पूरा सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? एंटायर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर यू। ओके सो पूरा सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बट मेन हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा। मेन रोल में आप हो, हम सिर्फ साइडर्स है। ठीक है, टीचर्स पेरेंट्स सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मेन काम को आपको ही करना है। सो एग्जैक्टली आपको क्या करना है? सो यू नीड टू डू प्लानिंग। ये कोड तो बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सो आपको अभी डे वाइज प्लान आपके पास होना चाहिए, करेक्ट? यस, सो डे वाइज प्लान ऑलरेडी किसी ने किया है? डे वाइज प्लान नहीं है? डेली टारगेट कुछ सेट किया होगा आपके पास या नहीं है? शेरू के पास है, और कोई? हार्दिका और सो आप कैसे फिर स्टडी करते हो? और एक स्टूडेंट है, जो मन में आ रहा है वैसे स्टडी कर रहे हो अभी? तो दिस इज मस्ट। हाँ, विदाउट सेल्फ स्टडी डेली प्लान आगे नहीं हो सकता है अभी 30 डेज में। अभी तक किया रहेगा तो ठीक है, बट इसके आगे विदाउट प्लान नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू डू वीकली या डेली सेल्फ स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। सो कितने स्टूडेंट्स 31 मई को फुल सिलेबस की टेस्ट लिखने वाले हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड 9 जून किसने ऑप्ट किया है? मतलब सिर्फ 9 जून, सिर्फ 9 जून, डायरेक्टली 9 जून की है आपकी। ओके सो अकॉर्डिंगली जो अगर 31 मई को आप दे रहे हो, कितने डेज है आपके पास? काउंट करो। यस, आज 21 है। ओके सो अराउंड 10 डेज है आपके पास। एंड 9 जून वालों के लिए भी ज्यादा नहीं है, 19 डेज है। एंड ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट कितने टॉपिक्स है? अकाउंट्स में तो 10 है, मुझे पता है। लॉ में कितने हैं? 5 ऑफ लॉ एंड बीसीआर के अराउंड 8 है क्या? 13 है। ओके बट उसमें से कुछ ग्रोसरी और कुछ राइटिंग स्किल का 1-2 टॉपिक छोड़ के 10 पकड़ते हैं। सो 15 टॉपिक्स फॉर लॉ। मैथ्स के कितने हैं? 17। एंड इकोनॉमिक्स के टोटल 11 है। ओके इकोनॉमिक्स के 5, बीसीके के 6। सो अराउंड 11 to 15 टॉपिक्स आ रहे हैं पर सब्जेक्ट। एंड आपने ऑलरेडी कुछ टॉपिक किए रहेंगे ना, करेक्ट? सो इसका मतलब अभी आपको पर डे एक टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। जो 10 डेज के बाद दे रहे हैं फुल सिलेबस की टेस्ट, आपको पर डे 1 टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको डेली 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं। सो अभी आपका डेली रूटीन कैसे होगा? 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड। ओके सो मैक्सिमम टाइम अभी आपको स्टडीज को ही देना है, बाकी जो आप कर रहे हो वो अभी कम कर दो। जैसे कि सेकेंड लास्ट पॉइंट, ओके सोशल मीडिया यूसेज पूरा कट ऑफ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट रिड्यूस करो। ओके मैक्सिमम आवर्स आपको स्टडी करना है। 12 आवर्स से भी ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लास्ट 30 डेज ही आपका रिजल्ट एक्चुअली डिसाइड करते हैं। और 10 to 12 आवर्स स्टडी करते टाइम मैंने लिखा है कि आप 2 आवर्स के बाद ब्रेक भी लो। मैं कंटिन्यूअस नहीं बता रही हूँ, 10 to 12 आवर्स आपको स्टडी करना है, मतलब 2 आवर्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। ओके बट ब्रेक में क्या करना है? डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम नहीं ओपन करना है। ओके ब्रेक में आपको रिफ्रेश होना है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक वो ओपन करोगे तो जब बाद में स्टडी के लिए आके बैठते हो तो कंसंट्रेशन होता है क्या? बताओ, या आप वही सोचते रहते हो, अरे उसका तो अच्छा चल रहा है, उसका रील तो बहुत अच्छा था, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके हम तो स्टडीज कर रहे हैं। तो उसी दिमाग में, अगर उसी थिंकिंग में आप हो तो आप रिफ्रेश नहीं हुए। ओके 10-15 मिनट्स जो ब्रेक में बता रही हूँ उसमें आपको रिफ्रेश होना है कि आप नेक्स्ट 2 आवर्स फिर से कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप नेक्स्ट 2 आवर्स वही सोचने वाले हो जो ब्रेक में आपने सोशल मीडिया पे देखा था, तो कुछ भी फायदा नहीं है। ओके सो सोशल मीडिया नहीं आपको देखना है विद इन दैट ब्रेक। ओके कुछ तो बाकी आप कुछ खा के आ गए, आपके पेरेंट्स के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करो, बट वो भी पॉजिटिव ही चाहिए। हाँ
ओके निगेटिव बातें नहीं चाहिए फ्रेंड्स के साथ, एक दूसरे को यहाँ पे आपको मोटिवेट करना है। आपके फ्रेंड्स है वो कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है। सो एज अ फ्रेंड उसको भी हेल्प करो कुछ चाहिए तो, एंड आपको एक दूसरे के साथ एज अ कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है। और रुशिल वहां से पेपर्स लो ऑफिस से, एंड यू नीड टू टेक ऑल 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बाकी सब्जेक्ट्स में कम आ रहा है। आपको पता है ना कि चारों सब्जेक्ट्स में 40 का रिक्वायरमेंट है मिनिमम। सब्जेक्ट वाइज सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है मैम, यहाँ पे 80 मार्क्स है तो इधर के ऊपर के 40 इकोनॉमिक्स या लॉ में सेट ऑफ हो जाएंगे, ऐसा रूल नहीं है। तो आपको इसलिए चारों सब्जेक्ट को सेम इज्जत देनी है, सेम रिस्पेक्ट दो, ठीक है। चारों सब्जेक्ट्स डेली लेना है एंड प्रिपेयर डेली टारगेट। सो डेली टारगेट में अभी आपके लिए ये रख रही हूँ कि डेली एक एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट करने हैं। एंड अगर पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेटिव भी बता के रख रही हूँ कि जो मेन टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट उतने कंप्लीट करके आ जाओ फॉर योर 31st May टेस्ट। एंड टेस्ट के बाद छोटे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। आपकी टेस्ट कब खत्म हो रही है? 6 जून, एंड मेन एग्जाम कब है? 24 जून। सो 18 डेज है। 18 डेज में स्मॉल टॉपिक्स रहेंगे तो ठीक है, बट उल्टा सोच के देखो, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स अभी हुए हैं एंड पार्टनरशिप वगैरह जो बड़े टॉपिक्स है वो बाद में रखे आपने, तो और टेंशन बढ़ेगा। ऑलरेडी जब जून आएगा तब टेंशन आता ही है ऑटोमेटिक। सो उसमें हमें टेंशन रिड्यूस करना है, तो स्मॉल टॉपिक्स बाकी है तो आप आराम से कर सकते हो ना। सो इसका मतलब हमें क्या करना है, बिफोर 31st में सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होने ही चाहिए, ओके। क्योंकि हमें टेस्टिंग किसके ऊपर करना है, मैंने कल भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे उनको एग्जांपल दिया था ये कि जो छोटे टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपका नहीं हुआ टेस्ट के लिए तो भी आप मेन एग्जाम में कर पाओगे, करेक्ट। बट पार्टनरशिप वगैरह मेन हुआ ही नहीं है एंड आप डायरेक्टली टेस्ट लिख रहे हो तो आपका टेस्टिंग हुआ ही नहीं ना, मतलब पार्टनरशिप टेस्ट के लिए नहीं हुआ था मैम। सो डायरेक्टली टेस्टिंग आपका मेन एग्जाम में होने वाला है एंड विच इज अ लॉट ऑफ रिस्की, करेक्ट। सो आपको सेकेंड ऑप्शन दिया है मैंने। फर्स्ट ऑप्शन क्या बताया, पहले तो आपको कंप्लीट करना ही है सारे टॉपिक्स बिफोर योर 31st May टेस्ट। सो अभी आपने पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस किया तो 6 जून के बाद देखो और आपके पास 18 डेज है जिसमें और एक सॉल्विंग प्रैक्टिस पूरी हो सकती है। हर एक टॉपिक 18 डेज में आराम से हो सकता है। सो 2 सॉल्विंग प्रैक्टिस आराम से होंगे बिफोर योर मेन एग्जाम। बट सेकेंड ऑप्शन भी बता के रखा है, फुल सिलेबस नहीं हुआ है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको बिफोर 31st में कंप्लीट करना ही है, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट वाइज कैसे स्टडी करना है बताती हूँ। अकाउंट सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्विंग प्रैक्टिस करना है। कुछ स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी लाइन पढ़ते हैं आईसीआई मॉड्यूल से। कितने स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, स्टडी के लिए बैठे मतलब ईच एंड एवरी लाइन पहले रीड करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन रीड करेंगे, तो ये सारे गलत टेक्निक्स हैं। हाँ, आपको अभी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है थ्योरी अकाउंट्स में, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स उठाने हैं और सॉल्व करने हैं। सो इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और क्या कवरेज करोगे, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज। सो इसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम कितने अटेम्प्ट्स के या कितने साल के करने हैं। सो जब से फाउंडेशन आया है ना तब से सारे करने हैं। May 18 से सारे करो बट उल्टा सीक्वेंस लो, लेटेस्ट वाले पहले करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देखे हैं, रिपीटेटिव है, ओके। क्योंकि कैसे होगा देखो, मैंने बताया कि 2019 से आगे के करो एंड आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो जिसने किया है उसको जल्दी सॉल्व करने को आएगा, जिसने नहीं किया है उसको टाइम लगेगा। सो बेटर सारे ही करो ना, ओके। क्यों रिस्क लेनी है। सो आपको सारे आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट पेपर्स करने हैं फ्रॉम May 2018। अभी का भी एमटीपी का टाइम टेबल आ गया है ना अभी के एग्जाम का, सो वो एमटीपी भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है आपको वो टाइमर लगा के सॉल्व करनी है। 1 मार्क के लिए कितने मिनट्स है हमारे पास, 1.7।
सो आपको क्वेश्चन देके अभी समझता है कि कितने मार्क्स को आएगा वो, तो 1.7 इंटू उतने मार्क्स। सो आप कंसाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे हो, आपको पता है 10 मार्क्स के लिए आता है, तो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो। क्योंकि अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम आता है बताओ, पेपर लिखने में पेपर कंप्लीट नहीं होता है, करेक्ट। सो क्वेश्चन सॉल्व करने को आ रहा है बट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज के टाइम, टोटल 5 स्पीड है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, मतलब आपका रीडिंग स्पीड कितना फास्ट है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन स्पीड। सो कुछ स्टूडेंट्स को 1-2 बार सॉल्व करके ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम लगता है, 3-4 बार रीड करना पड़ता है। सो आपका इंटरप्रिटेशन का स्पीड। थर्ड आपका फॉर्मेट, सो आप फॉर्मेट थिंक करते हो क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, सो थिंकिंग स्पीड। देन फोर्थ कैलकुलेटर के स्पीड, उसके लिए आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए कैलकुलेटर्स के, एंड सारे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है, अगर इजी कैलकुलेशंस है तो डायरेक्टली सॉल्व करो, ओके। एंड फोर्थ कैलकुलेशन स्पीड, एंड फिफ्थ इज योर राइटिंग स्पीड। सो इस पांचों स्पीड को आपको फास्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है मैम राइटिंग स्पीड स्लो है इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट वो एक ही स्पीड नहीं है, ये पांचों स्पीड इंपॉर्टेंट है। एंड इसका एनालिसिस सिर्फ आप कर सकते हो, ना कोई टीचर कर सकता है ना चेकर को तो इतना ही पता चलता है ना कि पेपर इनकम्प्लीट है, बट आपका राइटिंग स्लो है या कैलकुलेशन स्पीड स्लो है या इंटरप्रिटेशन स्लो है, ये आपको ही पता चलेगा, करेक्ट। एंड उसके ऊपर आपको ही वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, घर पे भी आप टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं एक्चुअली। आपका कंसंट्रेशन फुल रहता है, हम क्लास में भी टाइमर लगा के जब सॉल्व करते थे हमारे दिमाग में कुछ अलग चीजें आती है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही कि 17 मिनट्स में ये कंप्लीट करना है। सो वो एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, सेल्फ स्टडी भी आपका फास्ट हो जाएगा क्योंकि टाइमर लगा के आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो वही क्वेश्चन आप आधा घंटे में एक क्वेश्चन करोगे तो जिससे आपका डेली टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा। सो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेल्फ स्टडी फास्ट होगा। एंड तीसरी चीज जो टाइम का प्रेशर आता है मेन एग्जाम में, उसकी आपको आदत हुई रहेगी, करेक्ट। मैं हमेशा वो ड्राइविंग का एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम आज आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड अभी जो ओला उबेर का ड्राइवर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल, एंड जो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल। सो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, बिकॉज ऑफ डेली प्रैक्टिस ना। सो आपको उस डेली टाइम प्रेशर की आदत लगी ना तो मेन एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ओके। कितने स्टूडेंट्स को टेस्ट में टेंशन आया था टाइम पे होगा या नहीं पेपर कंप्लीट, आता है, नॉर्मली आता ही है ना ये टेंशन। सो ये रिड्यूस करने के लिए टाइम लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। देखो आज यहाँ पे आप नए नए टेक्निक सीखने के लिए ही आए हो, पूरा इंडिया 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बट जिसके पास प्रॉपर टेक्निक्स नहीं है ना उस 10-12 घंटे पढ़ाई की कुछ भी हेल्प मतलब यूजफुल नहीं है वो, ओके। अभी मेरे पास ये गुरप्रीत सिंह सर भी आपको गाइडेंस देने वाले हैं, एंड वो 2 टाइम्स ऑल इंडिया रैंकर है। एज अ रैंकर उनके क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं सर आपको बताएंगे, ओके। सो सर मेरे स्टूडेंट थे, आपको उन्होंने ऑलरेडी गाइड किया था लॉ के पेपर के लिए। सो ये टेक्निक है जो बाकी स्टूडेंट्स करते हैं क्या बताओ मुझे, आपके कितने फ्रेंड्स टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं बताओ, नहीं यूज करते हैं ये टेक्निक। और ये कुछ बहुत बड़ा अलग से करना है क्या, टाइमर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड में आप टाइमर लगाते हो, ठीक है। सो आज से जो भी सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे विदाउट टाइमर करना ही नहीं है। एंड उसके बाद आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस मार्क होने चाहिए एज अ लास्ट डे रिवीजन। सो लास्ट डे को हम सारे क्वेश्चंस नहीं रिवाइज कर पाएंगे, सो आपको लास्ट डे का प्लानिंग अभी इसी मंथ में करना है। सो 7 to 8 मैंने ऑन एन एवरेज लिया है, अगर बहुत ही छोटा टॉपिक है तो उसके 3-4 ही क्वेश्चंस होंगे। अभी एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में आएंगे क्या, पूरे टॉपिक में ही 7 to 8 क्वेश्चंस है, ओके। तो उसके 1-2 क्वेश्चंस ही, जैसे कि रेड इंक वाला था अभी के अकाउंट करंट में, सो जो 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी है वो लास्ट डे को रिवाइज करके जाना ही है। अभी कितने स्टूडेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया कि मैम हमने ये पहले किया था बट लास्ट डे को हमने नहीं पढ़ा ये,
इसलिए नहीं आया एग्जाम में। एक्सपीरियंस किया किसी ने कि पहले किया हुआ था बट लास्ट डे को नहीं हुआ इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, इसलिए लास्ट डे रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है। मेन एग्जाम के पहले ऐसे नहीं होना चाहिए, लास्ट डे को सारा इंपॉर्टेंट आपका कवर होना ही चाहिए, करेक्ट? तो मेन एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आएगी। सो इसलिए 7 to 8 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको मार्क करके रखने हैं। छोटे टॉपिक्स में वो 2-3 रहेंगे, अगर बड़ा टॉपिक है जैसे कि पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, तो उसमें 7-8 की जगह 10-12 भी हो सकते हैं, 13 तक भी जा सकते हैं, ठीक है? बट वो ऑन एन एवरेज 7 to 8 हो जाएंगे। एंड और एक चीज, एडजस्टमेंट नोटबुक। सो एडजस्टमेंट नोटबुक आपको प्रिपेयर करना है इस 30 डेज में। सो एडजस्टमेंट नोटबुक मतलब क्या करना है, पता है किसी को? ये साधिका? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स तो कॉमन ही होते हैं ना। उस क्वेश्चन में जो भी एक नई एडजस्टमेंट थी या ट्रिकी एडजस्टमेंट थी, उसकी वजह से वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जैसे कंसाइनमेंट टॉपिक में आपने देखा होगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट तो सिमिलर ही है, 1-2 ही एडजस्टमेंट अलग होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट आपने अलग से लिखा है। तो एडजस्टमेंट नोटबुक आप 4 कॉलम्स कर सकते हो उसमें। फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर का रेफरेंस दो, सेकेंड कॉलम में नोटबुक का पेज नंबर लिखो। तो आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आप नोटबुक के पेज नंबर को रेफर कर सकते हो। थर्ड कॉलम में उस क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था उतना ही लिखो, एंड लास्ट कॉलम में उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है। ये आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का किया तो भी चलेगा, सारे क्वेश्चंस का नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसका सिर्फ बनाओ। इससे आपका पूरे 2 घंटे में अकाउंट्स रिवाइज हो सकता है। अगर ये नोटबुक आपके पास नहीं है तो इमेजिन करो आपको पूरा नोटबुक, आपके 3-4 नोटबुक्स तो हुए रहेंगे, करेक्ट? तो वो 3-4 नोटबुक्स देखने पड़ेंगे। बट ये अलग से प्रिपेयर किया, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड ये सारे लोग नहीं करते हैं, करेक्ट ना गुरप्रीत? सिर्फ रैंकर्स लोग ही ये करते हैं, इसलिए तो डिफरेंस रहता है। ओके, सो छोटी छोटी चीजें हैं बट वो आपको करनी पड़ेगी, और आपने किया तो आपको डिफरेंस समझेगा। मार्क्स में लिटरली बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। लास्ट बैच में इंटर लेवल का एक स्टूडेंट था जो हमेशा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में टॉपर आता था, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, उनके जो सब्जेक्ट्स है न्यूमेरिकल। तो उसको पूछा कि तुम टॉप कैसे, हर एक टेस्ट में वही टॉपर एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में। तो उसने बोला मैम मेरे पास एडजस्टमेंट नोटबुक है एंड मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके आता हूँ। तो उसने फर्स्ट टाइम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट सॉल्विंग में, एंड तभी उसने जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं आ रहा है उसको सेपरेटली एडजस्टमेंट नोटबुक बनाई थी। तो अभी उसका टाइम बहुत सेव हुआ ना। फर्स्ट टाइम तो पूरा डिटेल में सॉल्व किया, बट बाद में आपको क्या करना पड़ता है, वही सिलेबस आपको 1.5 दिन में रिवाइज करना है। पहले टाइम आपका क्लासेस 4-5 मंथ्स के थे, सो पूरा सिलेबस जो आपने 4-5 मंथ सीखा ना वो आपको 1.5 दिन में रिवाइज करना है। तो कुछ तो अलग शॉर्ट समरी आपके पास होनी चाहिए ना, करेक्ट? सो इसलिए एडजस्टमेंट नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, टेक्निक समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो आप बनाओ ये नोटबुक, आपको रियली हेल्प होगा। एंड ये 2 आवर्स में आपका पूरा अकाउंट्स रिवाइज करके दे सकता है अगर अलग से नोटबुक है तो। और एक आप उसमें कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है एक एक टॉपिक डिवाइड कर लो। ओके, हर एक फ्रेंड एक एक टॉपिक आप डिवाइड कर सकते हो, 2 टॉपिक इसने किए, 2 उसने किए, एंड एडजस्टमेंट नोटबुक फिर आप क्लब कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। ये सेकेंड ऑप्शन भी बताया मैंने, बट करना है ये आपको। एंड लास्ट मैंने लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट स्पीड। इसका क्या मतलब है कि जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं ना वहां पे आपको फास्ट गो थ्रू करना है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि सेल्फ स्टडी करते वक्त जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं अच्छे से फिर भी आप वहां पे स्लो करते हो? सो वहां पे स्लो नहीं रहना, आपको आ रहा है ना तो फटाफट सॉल्व करो। एंड जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं वहां पे स्लो होना है। आपको सारे टॉपिक्स के लिए सेम स्पीड से करने की जरूरत नहीं है।
नहीं तो क्या होता है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें आप स्लो करते हो एंड देन बाद में टेंशन आ जाता है कि बड़े टॉपिक्स बाकी है, एंड जिसको ज्यादा टाइम देना चाहिए था वो फास्ट कर देते हो। सो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं बता सकती कि पार्टनरशिप स्लो ही करना है, ओके, या एवरेज ड्यू डेट फास्ट ही करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का टॉपिक अलग अलग रहेगा ना। सो ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स आपको इजी जा रहे हैं वहां पे फास्ट सॉल्व करो, एंड जो आपके लिए डिफिकल्ट है वहां पे आपको स्लो रहना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ के आपको वहां पे सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप रीडिंग कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसी कोई कंपटीशन ही अनाउंस नहीं की है इंस्टीट्यूट ने। सो रीडिंग करके अगर आप जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें फिर आपको लगेगा मैम आपने लिखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो रीड ही करेंगे ना, तो वो रीड नहीं करने हैं, रफ में सॉल्व करके कैलकुलेटर पे देखना है आ रहे हैं क्या। नहीं तो क्या होता है, इजी है लगता है स्टडी करते वक्त, एंड टेस्ट में क्या हुआ, फिर टेस्ट में क्यों नहीं आउट ऑफ आए फिर। सो स्टडी करते वक्त भी लगा ना ये इजी है, तो भी एक बार चेक पॉइंट चाहिए कि कैलकुलेटर पे रफ में सॉल्व करके देखो कि इजी है लग रहा है, बट सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ठीक है, अकाउंट्स का गाइडेंस समझ में आ गया, क्या क्या करना है। एडजस्टमेंट नोटबुक, टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करोगे विथ फॉर्मेट, जैसे आप एग्जाम में करोगे वैसे ही, एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको रफ में सॉल्व करना ही है। रफ में करो बट सॉल्व करना ही है, ओके। एंड टाइमिंग का ध्यान में रखना, जहां पे स्लो करना चाहिए वहां पे स्लो हो जाओ, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जहां पे फास्ट करना है फास्ट। एंड कवरेज भी मैंने बता दिया है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ये साहिल, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तुम्हें, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि देखो अराउंड 10 टॉपिक्स है एंड 30 डेज है अभी तक। सो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड डेली कितने क्वेश्चन होने चाहिए, तो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन तो डेली आपके सॉल्व होने चाहिए अकाउंट्स के, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग ऑल 4 सब्जेक्ट्स डेली। किसी को और कुछ डाउट है? ओके, सो नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। उसमें से जो बिजनेस लॉ का पार्ट है जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत जा रही है, तो उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ सीए गुरप्रीत सिंह सर को। सर आपको गाइड कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस लॉ। तुम्हारी स्लाइड हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं स्पेस तो आएगा। ओके ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। यार जोश नहीं यार, अब तो 30 दिन बचे, अब तो जोश ले आओ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बिजनेस लॉ से किस किस को डर लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, 13। एक ऐसे कह रहा सर डर लग रहा है, बस बता नहीं पा रहा हूँ। 13 बच्चे हैं जिनको डर लगता है। बाकी बच्चे पास है क्या लॉ में, या डरते नहीं है बस पास नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि लॉ की मैंने जो सारी आंसर शीट्स चेक करी हैं उसमें मैंने 0 मार्क्स भी दिए हैं, जबकि उसने 3-3 4-4 पेज भरे थे, बिकॉज आपको मार्क्स जो है ना पेपर भरने के नहीं मिलेंगे। मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट प्रोविजन, उसकी लीगल लैंग्वेज अगर आप अपनी आंसर शीट में रिप्रोड्यूस कर पाते हो, उसको अंडरलाइन कर पाते हो और उसके बेसिस पे कंक्लूजन लिखोगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं, कंपैरिजन देखिएगा, एक बच्चे ने 1.5 पेज भरा है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, मैंने 0 दिया है, ठीक है। दूसरा आंसर है हाफ पेज लिखा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 में से 6 मिले हैं। रीजन भी कि प्रोविजन उसने करेक्ट लिखा है। तो आप लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ मैं जनरली याद करके जाऊं और जनरली लिख जाऊंगा, उससे आपका काम बिल्कुल नहीं बनने वाला।
मॉड्यूल की लैंग्वेज पे आपको स्टिक रहना है, बिकॉज एग्जामिनर वहां पर भी इसी से ही चेक करेगा। आपके मन में जो बात है, जो आपको लग रहा है आंसर, वो सही नहीं है, जो मॉड्यूल का आंसर है वो सही है। तो क्या कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, उसको लर्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे 12th में क्या होता था, ओसीएम वगैरह जो सब्जेक्ट होते थे हम उनको लर्न करके जाते थे। लॉ में भी आपको प्रोविजंस लर्न करके जाने पड़ेंगे, तभी आप पेपर में जाके बच्चों रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वरना उसे जनरल लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने डे वाइज बांट दिए, जो ये उन बच्चों के लिए जो खुद से डे वाइज नहीं बांट पाते हैं चैप्टर को। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चे नॉर्मली यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। यार अगर आप सीरियस हो, यहां तक आए हो, तो एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटेजी लिख लो, क्योंकि कल आप भूल जाओगे। जितनी भी मैम ने बातें बताई हैं वो मोस्टली 50% प्लस बातें आप भूल जाओगे। सिर्फ 2-3 बच्चे ही लिख रहे हैं। एटलीस्ट फोटो ले लो, अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट है, अगर आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजोरिटी पार्ट इसी का ही है आपको, लेकिन कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ते रहते हैं। लास्ट के 3-4 दिन बचते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहा है, क्योंकि वहां क्लास में 3-3 4-4 महीने पढ़ाया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, उसका वेटेज जो है वो लिमिटेड है, बल्कि आपको तो रिवर्स खेलना है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और मार्क्स बहुत प्यारे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इसको आप टाइम दीजिए, अच्छे से लर्न करिए। कंपनीज एक्ट तो मैं बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप कंपनीज एक्ट और एलएलपी अच्छे से कर जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने पेपर में दिया था एसोसिएट कंपनी का, कुछ बच्चों ने लिखा ही नहीं। ठीक है, जिन बच्चों ने लिखा उन्होंने क्या गलती कर दी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जो वर्ड मॉड्यूल में, जो वर्ड प्रोविजन में, वो किसी ने नहीं लिखा। लिखने के बाद वो कह रहा है वोटिंग राइट्स लिख रहा है। वोटिंग राइट एसोसिएट कंपनी में कहीं यूज नहीं होता है, दैट इज टोटल शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की भी डेफिनेशन एग्जैक्टली लॉ के अंदर डिफाइन करी गई है। आपको इस लेवल की ड्रिलिंग चाहिए फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि आपका जो कंपनीज एक्ट का कोर है, जो सब्जेक्ट है, क्योंकि कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है और इंटर और फाइनल पे कंपनीज एक्ट ही चलता है। ठीक है, यहां पे आपका बेस बनते जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कम दे के भी उसको मार्क्स ज्यादा अलॉट करे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको ऑफर एक्सेप्टेंस समझ जाता है, लेकिन आप लीगल लैंग्वेज कहां पे आपको यूज करनी पड़ती है, कंपनीज एक्ट एलएलपी एक्ट में, वहां पे आप पॉइंट्स मिस कर रहे हो। तो पहले आप क्या करो, पहले आप इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, एक बार रीड आउट कर लो। छोटा सा है, एक एक यूनिट ही है, मल्टीपल यूनिट्स नहीं है बाकियों की तरह, अगर आपने स्टडी मटेरियल देखा होगा तो, है ना। तो छोटा सा यूनिट है, अच्छे से टाइम दो, लर्न करो, सिर्फ मत पढ़ो, क्रैम करो। अगर पॉसिबल है, जहां पे आपको लग रहा है ना पॉइंट्स हैं, आपको लग रहा होगा कि गुरप्रीत सर कह रहे हैं यार अरे याद रट्टा मार के चले जाओ, भाई पेपर में जब जाके लिख पाओगे ना, मार्क्स उसी के। मेरे दिमाग में चीजें रह जाएंगी, उसके कोई मार्क्स नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर को जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या आता है, उसके मार्क्स वो नहीं देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करके करो। कई बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं और इंप्रूवमेंट भी हो रहा है उनके मार्क्स में, कि पहले जो मार्क्स आए थे, क्या करते हैं वो पहले प्रोविजन देख के लिखते हैं, उसके बाद एक बारी बिना देखे लिखते हैं, डेली हेडिंग रिवीजन करते हैं, हेडिंग रिकॉल करते हैं कि भैया हेडिंग में निमोनिक्स बना लेते हैं कि ये हेडिंग्स अगर ऑफर के भाई वैलिड कंसिडरेशन पे क्वेश्चन आया तो 6 पॉइंट है, तो 6 ही पॉइंट पेपर में मैं एटलीस्ट रिप्रोड्यूस कर पाऊं। क्लियर है यहाँ पे, यहां तक सबको? आपको डेली मिनिमम 2 आवर्स बिजनेस लॉ पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। क्योंकि अब हम जिस स्टेज पे है ना, यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर आपने पहले लर्न करने की कोशिश नहीं करी होगी, इट्स ओके, बट ये 30 डेज हमें लड़ाई करनी है। ये 30 डेज हमारी किस्मत एक्चुअली में बदल सकते हैं। ये तो फाउंडेशन पास भी कर सकते हैं और फेल भी। जिस बच्चे ने 3 महीने भी पढ़ा, अगर वो ये 30 दिन नहीं पढ़ रहा है तो वो फेल हो जाएगा। और जिस बच्चे ने पहले पढ़ाई नहीं करी थी, क्लासेस करी हुई, अगर वो अब भी मेहनत करता है ना 12-12 घंटे, इजिली मैं लिख के देता हूँ, आप लोग निकल जाओगे। जिसको यहाँ पे लॉ में 0 भी मिले हैं ना, अगर वो मेहनत करेगा इस टाइम पे भी, उसको लगता है, इसको नेगेटिव नहीं लेना। क्योंकि क्या होता था, जब मैं सीए फाइनल में यहाँ पे टेस्ट सीरीज देता था, मैं ऑडिट के एग्जाम में फेल होता था, 37-36 आते थे। लेकिन उससे मुझे ये समझा कि मुझे टाइम कौन से सब्जेक्ट के ऊपर देना है। एफआर में मैं पास हो रहा हूं। एसएफएम टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ पेपर देना है, टेस्ट सीरीज का पर्पस यहाँ पे हमने इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बिकॉज टाइम आपके पास लिमिटेड है और आप अपने वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड, डेली 30 मिनट्स क्यूमुलेटिव रिवीजन आपको करना है, यानी जो आपने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है। कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं,
कोई भी नई बात नहीं बता रहा हूं, बट इशू है कि कोई इसको एग्जीक्यूट, बात पता है बट एग्जीक्यूशन ही नहीं है। जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वो मार्क्स ला पा रहा है। इसमें आपको क्या करना है, जो हेडिंग्स है ना मेन प्रोविजन की, वो एक बार ही राइट डाउन कर लेनी है। रोज सुबह उठ के हेडिंग्स राइट डाउन कर लेनी है कि ये 4 हेडिंग्स है, ये 5 हेडिंग्स है। या अगर आप राइट डाउन नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट उसको रिकॉल कर लीजिए। एटलीस्ट उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए कि याद भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पेपर में जाके अगर याद नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी और फिर अपने 6 महीने और वेस्ट हो जाएंगे। और 6 महीने अपने को वेस्ट नहीं करने, अपने को तो आगे जाना ना, अपने को भाई इंटर में जाना है ना, मेहनत करनी है। तो ये 30 डेज यार, और फोन जो मैंने कहा ना कि अवॉइड कर सकते हो, मैं बोलता हूं बंद कर दो, अवॉइड मत करो, बंद कर दो। हाथ जोड़ के मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूं, जो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, जो टाइम आपका बढ़ेगा ना, वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। 30 दिन की बात है, 30 दिन के लिए डिसीजन ले लो, मम्मी पापा को अपना फोन दे दो और 30 दिन सिर्फ ये अपना प्लान बना लो डेली कि 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 3 घंटे ये पढ़ूंगा। सुबह उठो, स्टिकी नोट पे लिखो, सामने लगा लो, रीड करो, टिक मारो, रीड करो, टिक मारो, रीड करो, टिक मारो, करते जाओ। कोई बात नहीं, आपने जो प्लान किया होगा ना वो 100% एग्जीक्यूट नहीं होता, इट्स ओके। हम भी 15-15 दिन के प्लान बनाते हैं कि 15 डेज का प्लान बनाया और नेक्स्ट 15 डेज बाद वो चेंज होता है। बट एटलीस्ट जब मेरे पास रिटर्न प्लान होता है तो उसका 100% में से मैं 70% एग्जीक्यूट कर देता हूं ना, तो वो भी मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाता है। क्योंकि बाकी लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा कॉम्पिटिशन किनसे है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अगर इतना भी कर पा रहा हूं तो मोर देन इनफ है। क्लियर है सबको? ठीक है। डेली 30 मिनट्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 3 क्वेश्चन डेली, 3 क्वेश्चन डेली करोगे, टोटल 30 डेज में 90 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और 90 क्वेश्चन बहुत होते हैं लॉ की प्रैक्टिस के लिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है करने की इस मोमेंट ऑफ टाइम में, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी कि भैया कैसे लिखना है। और इसको हमेशा लिखने के बाद किससे कंपेयर करना है, स्टडी मटेरियल के आंसर से कंपेयर कर रहा है कि क्या पॉइंट ऐसा था जो मैंने नहीं लिखा और मॉड्यूल में दिया हुआ है। क्योंकि सिर्फ लिखने के मार्क्स नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस आंसर में इंप्रूवमेंट कैसे होगा। तो 3 क्वेश्चन, ज्यादा टारगेट मैंने नहीं दिया, ऐसा नहीं दे रहा हूं कि 20-20 क्वेश्चन लिखने का, पूरा क्वेश्चन बैंक एक दिन में बैठ के कि आज तो बस क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट रहो, कम कम करो, बट क्यूमुलेटिव जब वो देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो आप देखोगे कि आपका पूरा क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट है, बिकॉज रिपीटिशन बहुत रहेगा। जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, आरटीबीस के क्वेश्चन है, एमटीबीस के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फाउंडेशन लेवल पे, बहुत ज्यादा होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम वो भी सही से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका मिनिमम 3 घंटा जाएगा, 2 घंटा पढ़ने में, आधा घंटा रिवाइज करने में और आधा घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और क्या कर सकते हो आप, कहीं पे अगर आपको चैप्टर्स के ऑडियो मिलते हैं वो सुन सकते हो। कई लोगों को पढ़ना कभी बोर होता है तो आप ऑडियो सुन सकते हो कि भैया ऑडियो मिल गया। किसी का मैराथन चैप्टर वाइज सुन सकते हो कि भैया कुछ तो रिवाइज हो रहा है। जो पढ़ने का कभी कभी होता है ना, हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई और डाउट है लॉ से रिलेटेड कि सर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, कुछ भी, कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकती है आपको कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। मैं पढ़ रहा हूं, मैं रोज पढ़ता हूं सर, 2 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं सर, लेकिन जब पेपर देने आया तो कुछ नहीं याद हो रहा है। निमोनिक्स बनाओ, अगर नहीं याद रह रहा है निमोनिक्स बनाओ, मेमोरी टेक्निक्स बनाओ, क्योंकि पेपर में आपको लिखना आपको ही है, और वो आप कैसे याद करके जाते हो एग्जामिनर को उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। कॉन्सेप्ट आपने जो सीखने थे वो ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हो, वो टाइम चला गया। अब आपको पता है कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, ऑफर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होती है, ये सब पॉइंट्स अब आपको पता है। अब आपको एग्जामिनर को बताना है कि आपको पता है या नहीं पता है, और वो आप कब बता पाओगे, जब आपको पेपर में याद आएंगे। कई बच्चों का मैंने देखा कि क्या कर रहे हैं, प्रोविजन ठीक लिखा हुआ है, कंक्लूजन गलत है। तो इससे क्या इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि भैया इसको तो प्रोविजन रट के आया है, एप्लीकेशन ही नहीं पता, 0 मार्क्स। हो सकता है 1 मार्क प्रोविजन का देते बट 0 मार्क्स। दूसरी सिली मिस्टेक्स बहुत करी थी बच्चों ने, मतलब कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, लिख रहा है कि पार्टनर्स की बात लिखने लग गया उसमें। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में पार्टनर्स लिख रहा है, कंपनी की जगह फॉर्म लिख रहा है, एंड वाइस वर्सा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कंपनी लिख रहा है, मेंबर्स लिख रहा है। अरे भैया दोनों में फर्क है। ठीक है, एक बच्चा तो लिख रहा है कंपनीज एक्ट 1932, लिखा है ऐसे, इसी 30 बच्चों में ही ऐसा हुआ है। कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, मैं कल कॉपीज चेक करी है सारी, और कल कॉपीज में ये सारे पॉइंट्स
निकल के आए कि सिली मिस्टेक्स, अगर आप इस तरह की बेसिक सिली मिस्टेक करोगे तो आपका इंप्रेशन पहले ही एग्जामिनर के सामने क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। वो अपने को सिली मिस्टेक्स नहीं करना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट गलती आप लोगों ने करी थी वो ये थी कि आपने क्वेश्चन ही सारे अटेम्प्ट नहीं करे। आपको 48 में से 16 मार्क्स आए हैं लॉ में, ठीक है, बट वो रियल मार्क्स नहीं है आपके, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन का एक सब पार्ट छोड़ रखा है। हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे नॉर्मली, अगर वो 6 मार्क्स का नहीं था 4 वाला था, उसमें क्या हुआ 3 में से 2 करे हैं, उसमें से 3/4 या 2/4 मिले हैं, 2/4 मिले हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन ही नहीं किया। जब 4, 8, 12 मार्क्स का मैं क्वेश्चन ही छोड़ के चला गया, पेपर 48 में से 12 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए, यानी आपने कितने कम का सॉल्व किया, उसमें से आपको 16 मिले हैं। तो इसका जो गेम है ना लॉ का, वो ये है कि क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, करने ही करने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हो ही रहा है। आपने चेकिंग में देखा होगा, अगर आपका आंसर ठीक भी है तो 4 में से 3 ही मिले हैं, फुल नहीं दिए हैं। यार स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही हो रहा है, मैं क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं तो क्या होगा। तो इसलिए देखो, आप अकाउंट्स में ऐसा कर सकते हो, अकाउंट्स में आप ऐसा इसलिए कर सकते हो बिकॉज वहां पे फुल आउट ऑफ फुल मिलते हैं यार, अगर ठीक लिखा है तो। लॉ में नहीं मिल रहे हैं, तो लॉ का जो झंझट है वो क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर अटेम्प्ट करने हैं। और मैंने देखा है कि टाइमिंग मैनेजमेंट इशू भी हो रहा है कई बच्चों को। बीसीआर पहले तो ये प्रॉब्लम अकाउंट्स में होती थी सिर्फ, अब लॉ में भी होने लगी है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। रीजन बिंग कि बीसीआर को ही अपना टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैं लॉ के क्वेश्चन मुझे आते थे बट मैं कर नहीं पाया। अगेन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी हुई है उसने। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, और मैम ने जैसे बोला है कि टाइम बाउंड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देन अगर आपके पास समरी बुक है देन इट्स ओके, अगर समरी बुक नहीं है तो आप आईसीआई की क्विक रेफरेंसर रहते हैं, आप वो रिवाइज कर सकते हैं या अपनी समरी बुक बना सकते हैं। बट मुझे नॉर्मली हम भी सोचते हैं कि आज समरी बुक बनाएंगे, बट मोस्टली बच्चों को लगता है टाइम ही नहीं है, कब बनाऊंगा समरी बुक। ऐसा होता है, स्टार्ट तो करते हैं, फर्स्ट चैप्टर एकदम जोश में बनाते हैं और फिर सेकंड चैप्टर में कि ठीक है टाइम नहीं है, पढ़ लूं कि पहले समरी बुक बनाऊं। तो आप क्विक रेफरेंसर यूज कर सकते हो, किसी दोस्त के पास है उसकी दोस्त की समरी बुक जिसने बना लिया ना उसकी जेरोक्स मार लो, क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क का टाइम है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। क्लियर है सबको लॉ का? जोर से बोलो यार, तुम ऐसे बैठे हो जैसे एकदम टेंशन। अभी है टाइम यार एग्जाम को, कल नहीं है एग्जाम, 30 दिन बाद है। 30 दिन में तो सब बदल जाता है। आप मेहनत करके देखो, गेम चेंज हो जाएगा। जिसको 0 भी मिले ना, मैं उसको भी बोल रहा हूँ उसका गेम चेंज हो सकता है, अगर वो अब से मेहनत करना स्टार्ट करे तो भी हो सकता है। लोग कर लेते हैं। कोरा पे पूछना, कोरा पे लिखे होते हैं आंसर, कोरा वेबसाइट में लिखा होता है कैन आई पास सीए फाउंडेशन इन 30 days इफ आई हैव नॉट रेड, नीचे लिखा होता है यस मैंने भी किया है। कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, इसने किया मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है, ठीक है। ओके, मैं अब साइली मैम को बुलाता हूँ कि वो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स को गाइड करेंगे। सर सर हाँ, बच्चे का साहिल का क्वेश्चन है सर केस स्टडीज बोल रहे हो डेली 3? नहीं बेटा, केस स्टडीज नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन, इट कैन बी अ केस स्टडी क्वेश्चन, इट कैन बी अ नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है साहिल। सर लीगल लैंग्वेज नहीं आती बेटा, वो जितनी ज्यादा बार उसको रीड करोगे, रिकॉल याद करोगे तभी तो आएगी। मुझे पता है कि आपके 12th में नहीं था। दो घंटे में 5-6 सेक्शन ही कवर होते हैं और पूरा यूनिट नहीं होता। तो अब क्या करें बेटा, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो स्लो है उसको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 12 घंटे की जगह 15 घंटे बैठो, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। ये तो एक जनरल आपको दिया है कि भैया 2 घंटे आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो डिवाइड बाय करके ही चलोगे कि 12 घंटे में मैं 3 घंटे इसको पढ़ूंगा, 3 घंटे उसको पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया मैं लॉ में स्लो चल रहा हूं तो मुझे और टाइम देना पड़ेगा। आप 14-15 आवर्स भी स्टडी कर सकते हो इस टाइम पे। 6 बजे उठो, बैठ जाओ, अपना फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता करके इजीली। और घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं एटलीस्ट उनके घर वाले तो पूरा सपोर्ट, और जो यहाँ नहीं रहते वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वो लाइब्रेरी में, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो या आपने हॉस्टल में पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ाई
बहुत रेयरली होती है क्योंकि बेड पास में होता है, नींद आ जाती है। तो सुबह ही आ जाओ, सुबह 6 बजे यहाँ पे लाइब्रेरी ऑन हो जाती है और 12 बजे तक चलती है, 6 से 12। उसमें अगर आपने 1-2 घंटा भी इधर उधर किया तो भी अपने पास बहुत घंटे होते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। और 30 दिन की तो बात है यार, 30 दिन के बाद एक बार क्लियर हो गए तो फिर थोड़ा टाइम मिलेगा चिल मारने के लिए, बट 30 दिन लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना फिर दोबारा बैठना पड़ेगा। तो उसको सोच के हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ, अभी कह रहा है कि सर मैराथन करने के बाद क्या लीगल लैंग्वेज आ जाएगी? द आंसर इज नो। मैराथन सिर्फ क्या करता है, आपके पॉइंट्स को सिर्फ रिकॉल करा देता है, सिर्फ आपकी बातों को रिकॉल करा देता है कि भैया आप खुद से उतनी फास्ट नहीं पढ़ रहे थे तो मैडम या सर ने आपको फटाफट से वो पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। उसमें बस वो यस नो, ये प्रोविजन, ऑफर ये बोलता है, एक्सेप्टेंस ये बोलता है, यही चीजें बताई जाती है। बट लीगल लैंग्वेज वो आपको मॉड्यूल से ही पढ़ के आएगी। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, मॉड्यूल को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको, और वो अंडरलाइन कर लेने जो आपको लग रहा है कि लीगल लैंग्वेज है ये याद करने हैं, उन्हीं को तो मैं बोल रहा हूं कि आपको उन्हीं की हेडिंग और प्रोविजन को रिकॉल करना है। क्लियर है? थैंक यू। यस, थैंक यू गुरप्रीत सर फॉर योर गाइडेंस। सो जो मैं बता रही हूँ, जब वो ऑल इंडिया रैंकर के मुंह से आप सुनते हो तो सर ने भी ये सारे टेक्निक्स किए हुए हैं। हाँ सर ऑल इंडिया रैंकर है, पता है ना आपको। इंटरमीडिएट पे 23, सीए फाइनल पे ऑल इंडिया रैंक 25, एंड तब सीपीटी रहता था ना, तो सीपीटी में फर्स्ट इन पुणे। ओके, सो टेक्निक सर सारे जो बता रहे हैं आपको, इसका मतलब पहले वो टेक्निक सर ने किए हुए हैं। तो आप भी करोगे तो आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड साहिल, तुम्हारे लिए एक बात बतानी थी कि जो सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक सेक्शन 5 to 6 सेक्शन वो बोल रहा है 1 घंटे में होते हैं। नहीं, वो सेक्शन बोल रहा था 5 to 6 बोल रहा है ना, 5 to 6 सेक्शन ही होते हैं उसके 2 आवर्स में। मतलब स्लो पड़ता है बहुत। हाँ हाँ हाँ। एंड ईच एंड एवरी सेक्शन को सेम इम्पोर्टेंस है? नहीं। सो आपको समझ में आता होता ना पढ़ते वक्त कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वहां पे स्लो होना है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो फटाफट सिर्फ गो थ्रू करो, ठीक है। सारे सेक्शन को आप 2 घंटे में 5 सेक्शन करोगे तो नहीं होने वाला है। हाँ, तो नवंबर 22 ही फिर देना पड़ेगा स्पीड से, ठीक है। जो मैंने अकाउंट्स में भी बताया साहिल, वैसे ही करना है। जो तुम्हें समझेगा कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो फटाफट सिर्फ रीड करो उसको, न्यूज़पेपर रीड करते हैं वैसा। एंड जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, उसके लिए आपको फिर स्लो करना है रीडिंग। नहीं, मुझे वो पूछ रहा है हर चैप्टर अल्टरनेटिवली करना है या फिर कंटिन्यूअसली 10 दिन देना है। कंटिन्यूअस, एक एक एक्ट खत्म होने के बाद ही आगे का एक्ट लेना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, कल पार्टनरशिप, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस ही करना पड़ेगा वो। यस, और इसमें जो बीसीआर पार्ट है, यस, सो आपने जो अभी दिक्कत बताई कि लॉ का भी पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ 2 सेक्शंस। सो बीसीआर में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। राइटिंग स्किल्स टोटल 13 टॉपिक्स है आपको बीसीआर में, उसमें से भी एक वो इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल है, उस टॉपिक का कुछ आता ही नहीं है। दूसरा ग्रोसरी वाला है, वो भी छोड़ दिया। तो वैसे करके राइटिंग स्किल आई थिंक 7 to 8 ही राइटिंग स्किल्स है, एंड 3-4 ग्रामर के टॉपिक्स है, एंड एक कम्युनिकेशन का टॉपिक है। कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ये भी पता है आपको। उनका वो सब स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं क्या, पास्ट पेपर्स? अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आपको स्टडी ब्रेक में क्या करना है, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाके जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड रहते हैं ना, स्कैन कॉपी, देखा है किसी ने? किसने देखा है? हाथ ऊपर करो। सो नहीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। हाँ, ये टेक्निक में क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहता है,
जो स्कैन कॉपी आपने देखी ना स्टडी ब्रेक्स में पास्ट पेपर्स की, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर देखने की भी आदत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन क्या आने वाला है, 24 जून को पता है मुझे 145 को क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद। ओके, सो वो फॉन्ट, वो साइज, वो उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो पहले ही आपने देखा है, तो वहां पे टेंशन नहीं आएगा। सो वो क्वेश्चन पेपर्स आपको सारे मई 18 से क्वेश्चन पेपर अपलोडेड वहां पे है, स्कैन कॉपीज, तो वो देखने की आदत करो। एंड और एक चीज, उससे आपको एक स्ट्रक्चर पता चलता है, और सभी क्वेश्चन पेपर्स में स्ट्रक्चर है ही। अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। 12 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स। 4 मार्क्स का क्या आता है बताओ? हाँ, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी है कभी कभी। एंड 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। सो ये सब की पहले आपको पता है। अभी जिसको कुछ पता ही नहीं है स्ट्रक्चर, उस स्टूडेंट का क्या होगा देखो, अरे पहले ट्रू और फॉल्स लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था क्या, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था उसको, स्ट्रक्चर ही पता नहीं है ना। सो स्ट्रक्चर पहले से पता होना चाहिए। तो बीसीआर का स्ट्रक्चर किसी को पता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? हाँ, वो हमने निकाला था ना, फास्ट ट्रैक बैच में हमने किया था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हमेशा कौन से टॉपिक का आता है? कम्युनिकेशन। 7A, 8A, 9A, 10A हमेशा कम्युनिकेशन के ऊपर आता है, और उसके एक डिसाइडेड क्वेश्चंस है, करेक्ट? उसके क्या एडवांटेजेस, या ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट? उतने 7-8 क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से किए ना, तो कम्युनिकेशन टॉपिक के सारे मार्क्स आपको आ जाएंगे। सो डेली आपको एक एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन की। उसके बाद जो राइटिंग स्किल वाले हैं, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल, रेज्यूमे राइटिंग, तो हर एक फॉर्मेट भी हमने एक एक दिन किया। आज रेज्यूमे राइटिंग करके देखा, कल फॉर्मल मेल राइटिंग करके देखा। सो 10-10 मिनट लगेंगे। सो ये प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको वहां पे फास्ट रिकॉल होगा एंड टाइम सेव होगा फॉर बीसीआर। क्योंकि कैसे देखो, दोनों में रिकॉलिंग ही है, बिजनेस लॉ में भी बहुत सारा रिकॉलिंग है, एंड बीसीआर में भी मैं क्या सेंटेंस लिखूं, कैसे स्ट्रक्चर करूं, सो रिकॉलिंग में ही ज्यादा टाइम जाने वाला है। राइटिंग तो आप बचपन से करते हो, एक बार रिकॉल होने के बाद राइटिंग फास्ट होगा, बट रिकॉल में ही टाइम जाता है, तो रिकॉलिंग का स्पीड आप कैसे बढ़ाओगे? सो प्रैक्टिस से ही होगा ना। सो लॉ का भी सर ने रिकॉलिंग का प्रैक्टिस बताया है, एंड बीसीआर का आप हर एक इंग्लिश राइटिंग स्किल हर रोज एक एक भी करोगे, तो अभी भी 10 डेज में एक एक स्किल आप लिखोगे, तो उसके ऊपर मास्टरी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है ग्रामर की प्रैक्टिस। सो क्या होता है कि मराठी मीडियम या वर्नैक्युलर मीडियम के जो स्टूडेंट्स है, मैम हमारा इंग्लिश खराब है इसलिए हमें नहीं आ रहा, और जो कॉन्वेंट एंड इंग्लिश मीडियम के मैम वो तो इजी है, ग्रामर है, तो हमने किया नहीं है, तो उनको भी नहीं आ रहा। ओके, सो किसी को भी ऐसे करके बीसीआर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कॉन्वेंट एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लगता है मैम ये तो स्कूल का है, ये आता है हमें, फिर क्यों नहीं आ रहे मार्क्स अच्छे? सो ठीक है, स्कूल में था तब अच्छा आ रहा था, बट अभी बहुत गैप हुई है ना, इसकी वजह से अभी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एंड आप मराठी मीडियम से वर्नैक्युलर मीडियम से हो, ये आप एक्सक्यूज दोगे तो नहीं होगा। ओके, कभी तो आपको इंग्लिश आना ही पड़ेगा ना। और ये देखो, ये बेस है, आपको इंटरमीडिएट में जाने के बाद वो एज्यूम करेंगे सारे टीचर्स, आर्टिकलशिप में जाने के बाद ऑफिस में आपको एक्चुअली मेल लिखना पड़ेगा। एंड एक सीए से रॉन्ग इंग्लिश ग्रामर का अगर मेल गया तो क्या इंप्रेशन जाएगा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी नहीं आ रहा है और ये सीए है। इसलिए आपको ये टॉपिक, ये सिलेबस रखा है बीसीआर। एंड आप ये लाइफ में लास्ट टाइम कर रहे हो, तो अभी भी आपको ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कंसेप्ट सारे क्लियर करो। इंटरमीडिएट में कोई सिखाने नहीं वाला है, और इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स ही इतने वास्ट है कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए तब टाइम नहीं है। सो आपको ये सारे बेसिक अभी क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है? एज गुड एज आप इंग्लिश ग्रामर वगैरह लाइफ में लास्ट टाइम सीख रहे हो, फिर आगे जाके कभी भी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस वगैरह मुझे नहीं लगता है कि
कब हम करते हैं, टाइम ही नहीं होता है क्योंकि बाकी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इंटर लेवल पे। तो ये लास्ट चांस है आपके पास इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ऑफिस में जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो डायरेक्टली फर्स्ट डे को वो बता सकते हैं ना कि क्लाइंट को ये मेल लिखना है, तब आप नहीं बोल सकते मेल लिखने को नहीं आता है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सो क्या क्या करना है समझ में आ गया। सो कितना टाइम लगेगा डेली बीसीआर के लिए, क्या लगता है आपको? हाफ एन आवर, ओके। कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन लिखना है, राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन, मतलब एक राइटिंग स्किल वाला, एंड 15 मिनट ग्रामर। सो हाफ एन आवर में हो सकता है डेली। नेक्स्ट है मैथ्स। सो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए, बहुत सारा समंदर है मैथ्स, मतलब करेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल में। सो आप सारे क्वेश्चंस करने वाले हो? पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट मार्क है क्या आपके पास? कितने स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे क्वेश्चन? 50% ही हाथ ऊपर आए हैं, बाकी 50% कैसे करने वाले? अभी ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने वाले हो क्या? अभी आप एक काम करो, आपके फ्रेंड से जो इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है उन्होंने, उनसे ले लो, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको टाइमर लगा के ही सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स में आपके पास तो 1 मिनट है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। आपने टेक्निक्स कुछ सीखे ना, विवेक सर ने बताया था आपको 30 सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यस। सो वो टेक्निक्स यूज करो, एंड घर पे सॉल्व करते वक्त भी आपको टाइमर लगा के ही सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, मैथ्स की कंपलसरी। इवन इकोनॉमिक्स की नहीं की तो भी चलेगा, मुझे पता है आप 1 घंटे में उठ के जाते हो, इकोनॉमिक्स के लिए ओके, बट मैथ्स के लिए विदाउट टाइमर नहीं पॉसिबल है। एंड यहाँ पे मैं 25 to 30 क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज एज अ गाइडेंस बता रही हूँ। ऑन एन एवरेज आप मार्क करके रखो लास्ट डे रिवीजन के लिए। एंड इसमें मैंने लिखा नहीं है, सॉरी लिखा भी है, फॉर्मूला बैंक। सो अकाउंट्स में जो हम एडजस्टमेंट नोटबुक करने वाले हैं वो यहाँ पे रिप्लेस होगा फॉर्मूला बैंक से। सो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम वो टॉपिक आएगा ना उस टाइम हो जाएगा ना उस टॉपिक के फॉर्मूले, बट नहीं होगा। यही आप सोचो, अगर अलग से फॉर्मूला बैंक है आपके पास नोटबुक, तो उस एग्जाम सेंटर पे भी आपका 15 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो सकते हैं। एंड जिसके पास अलग से फॉर्मूला बैंक नहीं है वो कैसे फॉर्मूला रिवाइज करेगा? हर एक मॉड्यूल का पेज उसको ओपन करके चेक करना पड़ेगा कहाँ पे फॉर्मूला है, कहाँ पे फॉर्मूला है। सो अलग से किसी ने प्रिपेयर किया है ऑलरेडी फॉर्मूला बैंक? बहुत कम स्टूडेंट्स है, हाँ, बहुत ही कम। सो अभी भी 30 डेज है, ओके। आप लास्ट डे को मुझे बताओ कैसे रिवाइज करोगे फॉर्मूला बैंक नहीं है तो? अगर आपके फ्रेंड्स है जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे, वो अगर आपके फ्रेंड्स है तो उनसे फॉर्मूला बैंक ले लो, नहीं तो खुद से बनाओ, ठीक है। 30 डेज में फॉर्मूला बैंक हो सकती है, बट ये आपके पास चाहिए, नहीं तो लास्ट डे को आप फॉर्मूले सारे रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड अगेन यहाँ पर भी कवरेज मैंने पास्ट पेपर्स, आरटीपी, पास्ट एमटीपी यही कवर करना है, एंड मेनली मॉड्यूल। पास्ट पेपर्स अगर किसी स्टूडेंट्स को मिले, किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिले हैं, ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, एटलीस्ट मॉड्यूल का कवरेज है वही बहुत है मैथ्स में। एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने फिर से बताया है, अगर जो ब्लड रिलेशन वगैरह 2-2 दिन 3 घंटा नहीं करना है, ओके, वो टॉपिक्स आ रहे तो फटाफट करो, जो डिफिकल्ट है वो वहां पे स्लो होना है, ओके। एंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करो एंड स्मॉल टॉपिक्स जो है वो बाद में। कितना घंटा रखोगे डेली मैथ्स के लिए, कितना लगता है आपको? 2 आवर्स सफिशिएंट है? 2 आवर्स। जिनको बहुत डिफिकल्ट जाता है मैथ्स, 2.5 या 3 आवर्स भी बढ़ा सकते हो, ओके, यस। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास समरी कितने स्टूडेंट्स के पास है रिवाइज करने के लिए? आइदर हाईलाइटेड होगा, अंडरलाइन किया हुआ, नहीं तो अलग से समरी, या रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन के चार्ट्स है, ओके, वेबसाइट पे, वहां से चार्ट्स भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो वो पहले टॉपिक आपको रिवाइज करना है,
एंड उसके बाद एमसीक्यू की सॉल्विंग प्रैक्टिस कितने स्टूडेंट्स करते हैं? ओके ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे है मैम हमने समरी पढ़ा है, कंसेप्ट्स आ रहे हैं तो एमसीक्यू आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं है. क्रिकेट के कंसेप्ट्स पता है मतलब खेलने को आएगा क्या? नहीं. सो वैसे है. ओके, सो कंसेप्ट्स पता है फिर भी आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एमसीक्यू की सॉल्विंग प्रैक्टिस करो. यहाँ पर भी मैंने विद टाइमर लिखा है. एंड जो बीसीके का डेटा है वो लर्न करना पड़ेगा आपको. कौन से टॉपिक में है वो? इसका सीईओ कौन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, चैप्टर 3. तो वो लेटेस्ट वाला है ना आपके पास? ओके, वो अपडेट होते रहता है. हाँ, सो अगर किसी के पास ओल्ड स्टडी मटेरियल है तो आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल से नए स्टडी मटेरियल में जो डेटा है, कौन सी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी वगैरह, तो वो डेटा करना पड़ेगा लर्न. ठीक है, वो अभी आपने सिर्फ रीडिंग किया तो भी चलेगा. एंड लास्ट डे को कब करोगे? ये मॉर्निंग में करना है. टेस्ट के टाइम भी याद रखो कि बीसीके का सब मॉर्निंग में लर्न करो. चैप्टर 3 पूरा मॉर्निंग में रखा तो भी चलेगा, तो आपको 2 बजे तक ही याद रखना है. आपने मैथ्स के दिन इवनिंग को किया तो 1.5 दिन याद रहेगा क्या? हाँ, इसलिए मॉर्निंग में करना है लर्निंग वाला जो पार्ट है वो. ठीक है. एंड लास्ट डे रिवीजन के लिए इसके भी 25 to 30 टॉपिक्स आप मार्क करके रखो. इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह है इकोनॉमिक्स में, कुछ फॉर्मूलाज है, तो उसके लिए फॉर्मूला बैंक लगेगी अलग से. ओके, सो इतना ही बताना था मुझे. लास्ट डे मतलब 30 डेज के स्ट्रेटेजी के लिए सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बताया, डेली रूटीन भी बताया है. सो अभी आपके कुछ डाउट्स है तो वो कवर करते हैं. किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है? सो 31st के टेस्ट में मुझे सारे स्टूडेंट्स पास दिखेंगे. कितने का टारगेट रखा है आपने? कुछ तो टारगेट सेट करते हैं हम अभी आज. कितने का टारगेट सेट करते हैं? मिनिमम 50 तो आने ही चाहिए. आप 40 तो भूल ही जाओ. हाँ, 40 से काम नहीं होने वाला है. 40 से एग्रीगेट कितना बनता है? 160. सो उससे काम नहीं होगा. 40 ये नंबर ही भूल जाओ. मिनिमम 50 आने ही चाहिए. एंड जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें अबाउ 70 स्कोर होना ही चाहिए, तो ही आपका एग्रीगेट अच्छा बनने वाला है. ओके, एक तो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा. कोई है ऐसा कि मैम चारों फेवरेट नहीं है? तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें अबाउ 70 के लिए टारगेट करो, तो ही आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा. आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. ये फाउंडेशन लेवल है, बेसिक लेवल 1 है. इसमें ही आप 50% पे पास हो तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे फाउंडेशन में ही बेसिक 50% पे पास है तो इंटर पे क्या होगा और फाइनल पे क्या होगा, ऐसे डाउट्स आएंगे ना. बट आपको फाउंडेशन में अबाउ 70% आ गए तो इंटर लेवल पे जाते वक्त बहुत कॉन्फिडेंटली आप जा पाओगे. एंड फाउंडेशन लेवल ही ऐसा है कि जिसमें आपने बहुत सारा सिलेबस 11th 12th में किया हुआ है. इंटरमीडिएट से ऐसे नहीं मिलने वाले हैं आपको टॉपिक्स. तो हम यहाँ पे अबाउ 70% आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. एंड डेली आपका प्लान करो, सेल्फ स्टडी करो. कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सर ने भी बताया, सर ने खुद उनका एग्जाम्पल भी दिया और मैं भी एग्री करती हूँ कि टेस्ट में सर के मार्क्स कम आ रहे थे एक ही सब्जेक्ट में. बाकी वैसे वो टॉपर्स रहते थे और हमेशा जैसे आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वैसे टॉप आते थे सर. एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा था बट उसके ऊपर वर्क करना है, ये उन्होंने पॉजिटिवली लिया, इसलिए वो ऑल इंडिया रैंक में आए. सो आपका भी जो टॉपिक या सब्जेक्ट वीक है उसके ऊपर आपको काम करना है. सो आराम से हो सकता है. अगर नहीं होता तो हम भी बताते ना आपको कि नहीं अभी बहुत ही कम दिन है, अभी 30 डेज में कुछ नहीं हो सकता, हम ही बताते आपको. बट मैं बोल रही हूँ, सर भी बोल रहे हैं कि 30 डेज में हो सकता है, तो इसको पॉजिटिवली लो. ओके, 30 डेज में गेम आराम से चेंज हो सकता है. ठीक है, आपको कुछ पर्सनली मुझे डाउट्स पूछने हैं तो रुको. जिनको कुछ भी डाउट्स नहीं है जल्दी जल्दी घर जाके प्लान बनाओ एंड स्टडी स्टार्ट करो. यस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो.
या चैट में भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, यस, बाय बाय। मॅम हाँ, यस साई। मॅम जे आपले आता अकाउंट्स आहेत तर तर त्याचे आता तुम्ही म्हणले की जे बिग टॉपिक्स आहेत त्याचे 10 to 12 क्वेश्चन डेली केले पाहिजेत. हो, तर मग ते आता काही जे असे टॉपिक म्हणजे जे सम्स असतात जे इझी असतात सो ते फक्त कॅल्सीवर करून बघितलं तर चालेल ना? चालेल चालेल, जे तुला इझी वाटतात ते फक्त कॅल्क्युलेटरवर कर, जे अवघड वाटतात ते प्रॉपर सॉल्व करायचे। ओके मॅम. मॅम आणि ते जे 10 to 12 क्वेश्चन डेली करतोय हा, तर ते म्हणजे आता आज ते केले समज तर मग उद्या परत त्याची रिव्हिजन केली पाहिजे का? हो, एक 10 मिनिटात गो थ्रू कर, म्हणजे ते रिकॉल होत आहे का नाही चेक करायला फक्त। हा 10 मिनिटात फक्त। ओके. आणि मॅम जे शॉर्ट टॉपिक्स असतात सो मग त्याचे म्हणजे एकाच दिवशी 2 घेतले तर चालेल का? ते हो, चालणार ऍव्हरेज आणि असं. हो हो हो, चालणार आहे। ओके ओके ठीक आहे. थँक्यू मॅम. येस, वेलकम। पेपर